So good morning everybody. क्वेश्चन नंबर 6 एक तो आपको दिया था होमवर्क के लिए और इसमें बोला था कि आपको लीज रेंट और लोन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर बिगनिंग में करना हो तो ऐसे केस में लीज ऑप्शन की कॉस्ट कितनी होगी और लोन ऑप्शन की कॉस्ट कितनी होगी। अब जहां तक सवाल है लीज ऑप्शन का, तो लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बताएंगे? 17,34,740 और टैक्स ये एन्युटी ड्यू के फॉर्मूला से किया है और टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकाली? फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू 527,964 और नेट रिजल्ट कितना आया? 12,06,776। अच्छा, लोन ऑप्शन जब आपने सॉल्व किया तो उसमें इंस्टॉलमेंट 417975 इंस्टॉलमेंट आई है और लोन अमोर्टाइजेशन टेबल तो अपने आप ही चेक हो जाता है कि सही बना है कि गलत बना है। और फिर उसके बाद में और क्या आपने करा? 5 साल की डेप्रिसिएशन WDV है, वो तो जो क्वेश्चन 5 था उसी में से उठा लिया होगा आपने। फिर जो एनुअल कैश फ्लोज आए उन एनुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना आया? 11,166,076 11,66,000 एनुअल कैश फ्लोज आते हैं क्या? ओके। फिर इसके बाद में आपने टर्मिनल कैश फ्लो तो वही रहे जो क्वेश्चन नंबर 5 में थे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 94,257। फिर फाइनली एनपीवी कितनी आई? 10,71,819। So which option is better? Loan option is better than lease option. और कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 करना था आपको? वैसे तो मैं ये बोलता कि एक का आंसर 12 लाख है, एक का 10,71,000 है एंड लोन इज बेटर, तो आपको थोड़ा टैली करने में शायद दिक्कत आती। इसीलिए फाइनल आंसर केवल टैली करवाने की जगह पर मैंने आपको स्टेप्स भी टैली करवा दी है, सो दैट अगर आपसे कहीं कुछ गलत हो गया है तो आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि आपने किस जगह पर गलती कर दी है। ओके, इसीलिए आई एम नॉट टेलिंग ओनली द फाइनल आंसर, रादर देन वी आर टेलिंग ईच एंड एवरी स्टेप। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लीज ऑप्शन में लीज इसमें डायरेक्ट कर लिया होगा आपने, तो सीधे ही 3 स्टेप की जगह 1 स्टेप में भी तो हो सकता था। ये क्या लीज रेंट बिगनिंग है या एंड है? एंड है। तो अगर आपने 3 स्टेप में नहीं करा है और एक ही स्टेप में कर दिया है तो क्या आंसर आया लीज ऑप्शन का? 4,7,5,565 4,7,565। फोर 7,565 आ गया लीज ऑप्शन का आंसर। फिर लोन ऑप्शन में इंस्टॉलमेंट कितनी निकाली? 9935। ठीक है,
तो एक कॉलम तो इंस्टॉलमेंट का आउटफ्लो का हो गया, एक इंटरेस्ट के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, एक डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, और एक वो जो 3700 रुपए को आफ्टर टैक्स करा तो कितना आया 212072 2072 आ रहा है आंसर, मतलब उसका नेट अमाउंट। फिर वो सब लेके आपने एक टेबल में रखा तो एनुअल कैश फ्लो कितना आ गया प्रेजेंट वैल्यू 44,178, और टर्मिनल कैश फ्लो में सैल्वेज वैल्यू मिल गई 1000 बस, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 709। अच्छा, अब ध्यान देने की बात यह है कि सारी डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 5.04% हुई है। ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट तो 9% पे निकली होगी, लेकिन डिस्काउंटिंग किस पे हुई है 5.04% पे। उसके बाद में नेट कितना आ गया एनपीवी 43,469। विच ऑप्शन इज बेटर, लोन ऑप्शन इज बेटर। और कौन सा क्वेश्चन था, बस यही 2 क्वेश्चन थे। ओके, बताइए कोई डिफिकल्टी है अगर आपको इसमें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी कहिए। जब हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट का यूज कर रहे हैं, और फिर उसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्काउंटिंग रेट का यूज करते हैं। क्या वो इसलिए है कि हम एक यूनिफॉर्म रेट से डिस्काउंट और फिर डिस्काउंटिंग के डी से कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग के डी से करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ने डिस्काउंटिंग रेट ही नहीं दिए, वो देना भूल गए। एक्चुअली डिस्काउंटिंग लॉजिकली स्पीकिंग के ई से होना चाहिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए अगले 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, फिर कैपिटल बस्टिंग आएगा तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। मैं सिर्फ अभी बोल देता हूं, दो कंसेप्ट होते हैं, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू और इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। आईपीसीसी में पढ़ाया भी है मैंने। जब आप इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इंटरेस्ट को भी कंसिडर करना होता है, लेकिन ऐसे में डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से की जाती है। तो यहां चूंकि हम इंटरेस्ट का कैश फ्लो कंसिडर कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग किससे करना चाहिए, सिर्फ के ई से। लेकिन इंस्टीट्यूट की किताबों में चलन क्या है कि एक डिस्काउंटिंग रेट गिवन होगी, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, कॉस्ट ऑफ डेट हो, हमको उससे डिस्काउंटिंग करनी। आप जो कहना चाह रहे हो वो मैं आपको बताता हूं कि हमने इंटरेस्ट रेट से इंस्टॉलमेंट निकाली और केडी से डिस्काउंटिंग करी, तो ऐसे केस में जितना आपने फैलाया था उतना ही आपने समेट लिया है। ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से भी सॉल्व कर पाएंगे, बताऊंगा मैं आपको। कुल मिला के हमारा रूल क्या है डिस्काउंटिंग को लेके, चलो बताओ, मैंने लिखवाया था आपको। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट दी है तो उसी को यूज करेंगे, और अगर नहीं दी है तो केडी यूज करें। बोलिए, एक हाथ और उठा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में 3700 रुपए तो दोनों में ही लगेंगे, नहीं लगेंगे। यही तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि अगर आपने असेट को लीज कर लिया तो आपको मेंटेनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस करना लेसर की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपने लोन लेके एसेट खरीदी तो आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और ऐसे केस में मेंटेनेंस आपके लिए एक एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा। कॉमन होता अगर ये दोनों में, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इग्नोर किया था, 1 था, कौन सा था, 5।
क्वेश्चन 5 में जैसे हमने इग्नोर करा था वैसे यहां भी इग्नोर कर सकते थे फिर तो। डेप्रिसिएशन निकालते समय सैल्वेज वैल्यू घटाया है, फिर कैपिटल गेन पे टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा? नहीं, हमने कैपिटल गेन पे कोई टैक्स बेनिफिट कहां लिया है। टर्मिनल कैश फ्लो में सिर्फ 1,000 रुपए की सैल्वेज वैल्यू का इनफ्लो ही लिया है मात्र, उसी की प्रेजेंट वैल्यू 709 रुपए है। कोई कैपिटल गेन लॉस का टैक्स ट्रीटमेंट नहीं किया है। हाँ, इधर कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ भाई, आपको वैसे करना है तो कर लो, एग्जाम में नंबर 2-3 कट जाएंगे बस उसके। क्योंकि बेटा क्या होता है, सारे कॉपी चेकर एकेडमिशियन नहीं होते हैं। ये आपकी सामान्य ज्ञान के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे कॉपी चेकर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, और प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो एकेडमिकली साउंड नहीं होते हैं। उनके हाथ में जो सोल्यूशन है वैसा आपका सोल्यूशन है तो आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैंने आरटीआई आने के बाद कई ऐसी कॉपियां देखी है जहां सॉल्यूशन में वेरिएशन होने की वजह से 8 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर दिए, जबकि बच्चे का फाइनल आंसर सेम है और सही है। कई बच्चे मेरे पास कॉपी लेके आते हैं, सर देखिए हमारा सही है, नंबर तो ऐसे दिए। मैंने बोला बेटा कुछ नहीं कर सकते, कॉपी चेकर को आपकी बात समझ में नहीं आई। तो इसलिए रिस्क मत लो, जो मोस्ट ऑब्वियस तरीका है एग्जाम में आप उसी से करो। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बोलूंगा कि घर पे बैठ के जब आप एक्सपेरिमेंट करो तो जमाने की रिस्क लो। 1000 तरीके से क्वेश्चन करके देखो, तब आपको मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि सर ऐसे कर सकते हैं क्या, करके देख लो और डिसीजन सेम आएगा। एंड देन यू विल कम टू नो कि अरे वाह मैंने बिल्कुल सही करा। डू द एक्सपेरिमेंट्स, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एट योर होम, नॉट हियर, नॉट इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में जो मोस्ट ऑब्वियस मेथड है उससे करो, क्योंकि आप अलग गए और कॉपी चेकर शायद आपके नंबर काट दे। पढ़ा लिखा कॉपी चेकर मिल गया तो दिक्कत नहीं है, और रेगुलर वाला नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी फिर। कहिए और कोई डाउट है? उतनी पीछे क्यों बढ़ गया? पूरी क्लास खाली, आगे आ जाओ और आगे फर्स्ट बेंच पे जाओ। जो लास्ट बेंच वाले हैं सब फर्स्ट बेंच पे जाएंगे। इतना डिस्टेंस क्यों बना के रखते हो आप लोग हमसे? ऐसे थोड़ी कि सामने वाले 2-4 को रोज खा जाता हूं मैं। ब्रेकफास्ट में 3 स्टूडेंट खाए। चलो और बताओ, कोई डाउट है किसी को? रेज योर हैंड फॉर एनी प्रॉब्लम इन होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, चलिए हम क्या कर रहे हैं ये पता है आपको? यहां आ जाओ, पहली बेंच पे चले जाओ, फर्स्ट बेंच। चल क्या रहा है आखिर, ये कुछ पता चल रहा है क्या आपको? क्या हम कोई डिसीजन ले रहे हैं? कैसा डिसीजन? कि हमको एक एसेट यूज करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके? या तो एसेट को किराए पे ले लें पूरी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए कि एसेट की लाइफ के लिए? एसेट के लाइफ के लिए। या फिर क्या करें बोलो? लोन लेकर के एसेट खुद ही खरीद लें। क्या पसंद करोगे आप, एसेट के मालिक बनना या किराएदार बनना? डिपेंड्स। मालिक नहीं बनना चाहोगे आप? किस पे डिपेंड करेगा कि आज बारिश होगी कि नहीं? इस पे कॉस्ट पे। जो ऑप्शन की कॉस्ट कम होगी हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कम कॉस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने से क्या हो जाएगा? कौन सा तीर मार लोगे? कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट पर क्या असर आएगा? हर साल का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके शेयर होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? शेयर का दाम बढ़ेगा कि कम होगा? और शेयर का दाम बढ़ेगा तो आप ज्यादा धनवान हो जाएंगे कि ज्यादा गरीब? ज्यादा धनवान। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना? तो ऑब्वियसली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर ही एफएम में हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ में आई आपको कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पर सर ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, कुछ और कर लेते हैं। हाँ, कुछ और, एक तरीका और है।
सिक्का निकालो, हेड आए तो लीज और टेल आए तो लोन। ये तो अच्छा तरीका नहीं है। तो फिर और तरीका क्या हो सकता है? चिट डाल के निकालें बक्से में? नहीं। तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप एस्टिमेट करो कि कौन से ऑप्शन में कितने कैश फ्लो होंगे और उन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे बिखरे हुए कैश फ्लो आपस में कंपैरेबल नहीं होते हैं। उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और जिसमें एनपीवी लेस नेगेटिव है, मतलब जिसकी कॉस्ट कम है, उस ऑप्शन को चूज कर लो। ओके, चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा अपने बेसिक्स को इंप्रूव करने पे खूब समय दो। पूरी जिंदगी भागते दौड़ते खत्म हो जाएगी आपकी। आपके पास टाइम कभी नहीं होगा, अरे सर मेरा तो अटेम्प्ट आ गया है, यही अटेम्प्ट है, इसका अगले वाला है, 1.5 साल बाद ही तो है, मेरे पास तो टाइम कम है, सॉरी आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो इन डेप्थ। पूरी लाइफ ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करते हुए चली जाएगी। बिलीव मी, अगर आप अपने बेसिक कंसेप्ट की स्ट्रेंथनिंग पे लॉट ऑफ टाइम डिवोट करना शुरू कर दें, तो शुरुआत में ऐसा टाइम होगा जब बाकी लोग आपसे काफी आगे निकल जाएंगे और आप वहीं बेसिक 1 2 1 2 1 2 1 2 कर रहे होंगे। लेकिन जिस दिन आप दौड़ना शुरू करेंगे, उसके बाद में बाकी सब कहीं नहीं लगेंगे आपके सामने। व्हाट्सएप का जमाना है। चाइनीज बैम्बू के बारे में आपने वो फॉरवर्ड मैसेज आया है कि नहीं आज तक? आप चाइनीज है तो खराब ही होगा। नहीं, तो चाइनीज बैम्बू का कभी आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, उसके वीडियो दिखेंगे आपको। चाइनीज बैम्बू को अगर आप उसका सीड सो करते हैं, बीज बोते हैं, लंबे समय तक, अब मैं एग्जैक्ट पीरियड तो भूल गया, अपने मन से बोल देता हूं मैं, कुछ 3-4 साल के पीरियड तक उसमें स्प्राउट भी नहीं होता है, अंकुरित होके एक पत्ती भी बाहर नहीं आती है। तो भी आपको लगातार थोड़ी उस एरिया की साफ सफाई करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, खूब पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड वंस इट स्टार्ट ग्रोइंग, तो आप उसको लिटरली आंखों से बढ़ता हुआ देख सकते हो। इतनी तेजी से वो बढ़ता है और शूट अप होता है। उसके बाद में 6 वीक 12 वीक के पीरियड के अंदर वो ये लंबा हो जाता है कि और कोई दूसरा ट्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस पीरियड में जमीन के अंदर अपनी जड़ें जमा रहा होता है, अपनी रूट्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहा होता है। वो चाइनीज बैम्बू अपनी रूट्स को इतना स्ट्रांग कर लेता है कि उसके बाद में उसको न्यूट्रिशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सब जगह से न्यूट्रिशन खींच के बाहर की तरफ फेंक सकता है। और हम लोग सिर्फ सामने क्या दिख रहा है रिजल्ट, उसके बारे में चिंता कर रहे होते हैं, चाहे रूट डैमेज हो गई हो ही नहीं तो भी चलेगा। छोटी छोटी सी बातों पे मैं बोल रहा हूं आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सीखने पे टाइम डिवोट कर दो। मैं तो ये भी बोल रहा हूं, कुछ भी आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 5th स्टैंडर्ड का, उसकी बुक लेकर के पढ़ो। जब आप अपने बेसिक की स्ट्रेंथनिंग पे टाइम देते हैं तो शुरुआत में वो वेस्ट लगता है और पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप आपके बेसिक्स को बहुत अच्छा स्ट्रांग कर लेते हैं और कंसेप्चुअली क्रिस्टल क्लियर होते हैं, उसके बाद रैपिड ग्रोथ आती है। वो ग्रोथ ड्यूरेबल होती है। मतलब मैंने जो ईमानदारी से पढ़ा था वो पिछले 16 साल से मुझे तो ग्रोथ दे रहा है। आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1999। वी आर इन ईयर 2015। और मुझे बेसिक में बहुत टाइम लगता था, क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए तब तक मेरा 2 4 भी नहीं हो पाता था कई बार। आई यूज टू टेक मच टाइम, बट उसने मुझे पिछले 16 साल में बहुत अच्छी फॉर्च्यून्स दिए हैं, बहुत अच्छी किस्मत दी है उसी की वजह से। सो डिवोट सम टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे 8 सब्जेक्ट में आप ऐसा कर पाओगे, मगर कोई 2 सब्जेक्ट तो आपको पसंद आएंगे। हो सकता है वो DTL हो सकता है SFM भी हो, अब थ्योरी भी हो सकती है, लेकिन 8 के 8 सब्जेक्ट से फ्लर्ट नहीं कर सकते आप। 1 या 2 से तो आपको प्यार करना पड़ेगा। डीप लव, यू विल हैव टू बी इन डीप लव विथ एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। सबसे फ्लर्ट करके टाइम पास हो सकता है, जिंदगी नहीं चल सकती। अब किससे गहरा प्यार होगा सब्जेक्ट में, आपको
वो देखने की बात है। थोड़ा सा सब्जेक्ट से लगाव हो जाएगा, और एक बार लगाव हो गया तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपके कंसेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। यू कैन डू इट। सीए फाइनल में टाइम होता है बच्चे के पास, और आप कर सकते हैं, है ना। कोशिश करिए। जैसे मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, व्हाट आई वांट टू से इज कि आपने होमवर्क करा और काम खत्म, 2 क्वेश्चन दिए थे, निपटा दिए, ये हो गया, कॉपी बंद, पटको, नेक्स्ट के बारे में। कई बच्चों ने तो होमवर्क भी नहीं करा है। अच्छा, ईमानदारी से कितने बच्चों ने दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करे? हाथ उठाओ। अच्छा, लंबा हाथ उठना चाहिए पूरा यहां से। ओके, अराउंड 60-70% स्ट्रेंथ। 30-40% स्ट्रेंथ ने वो नहीं करा है। चलो ओके। और जिन्होंने करा है उनमें से भी आधे बच्चों ने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कंसेप्ट का रिवीजन किया क्या? कितने बच्चों ने कल यहां से जाने के बाद कंसेप्ट का भी रिवीजन किया है? ऐसा क्यों, क्या कर रहा हूं आखिर में? ओके, दैट्स व्हाट आई वांट। अब जब पढ़ ही रहे हो तो क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए, बहुत मजा आएगा आपको, पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी, यू विल एंजॉय इट। ऐसे समय समय पे मैं आपको बताता रहूंगा, फिर बाकी फॉलो करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, क्योंकि फोर्स करके आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते होमवर्क के सिवा। इसीलिए मैंने अपनी पॉलिसी बदल दी है। जिन बच्चों को लगता है कि दे आर मैच्योर इनफ, उनको मैंने कहा है कि आप ग्रीन कार्ड बनवा लो, एंड फिर आई विल नॉट टच यू एवर। कभी भी मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली। ठीक है। और भी बच्चों के कुछ मिसकंसेप्शन हैं, उनमें से 1-2 पे मैं बात करता हूं। चलिए जी, बातें करेंगे बाद में। और भी फिलहाल हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कल आपने रीड कर लिया था, तो मैं एक बार क्विकली आपको याद दिला दूं कि इस क्वेश्चन ने क्या कहा था। और कुछ बच्चों को बैच प्लानिंग की भी प्रॉब्लम है, कौन से बैच करूं कौन से नहीं करूं। यार सिंपल सी बात है कि अगर आपका अटेम्प्ट फार अवे है तो डीटीएल आईटीटीएल कम से कम अभी नहीं करना चाहिए। वो आशीष सर से या सुनील जैन सर से बात कर लेना चाहिए आपको कि कब करना चाहिए, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। और बाकी सारी बैचेस का यहां तक सवाल है, अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, सुबह सुबह की बैचेस ज्वाइन कर लो या शाम शाम के कर लो, या मतलब टाइम प्लानिंग ऐसा कर लो कुछ। जैसे अभी आप एफएम छोड़ दो, छोड़ क्या दो, अभी पकड़ा किधर है आपने एफएम को जो छोड़ना है? आज से शाम में आना शुरू कर दो, एएस पढ़ लो, उसके बाद अकाउंट्स मिल जाएगा, उसके बाद भी कोई बैच अगर कहीं चलती होगी कैसे न कैसे तो वो भी आपको मिल जाएगी। जनरली ऐसा होता है कि सुबह उठ के एक बार आ गए, 2-3-4 घंटे यहां पढ़े चले गए, या फिर शाम को यहां आ जाओ। एफएम मत करो अभी, क्यूटी मत करो अभी, अकाउंट्स कर लो पहले, तो शाम शाम की सारी बैचेस कर लो, तो 2 बार आने जाने का टाइम बचता है। हाँ, लेकिन अगर आपका ऑफिस यहाँ कहीं आसपास बहुत नजदीक है तो फिर कैसे भी कर लो। तो बच्चा क्या करता है, एक बैच ये कर लेगा, एक वो कर लेगा, फिर बीच का टाइम खाली जाएगा, वो वेस्ट हो जाता है। तो बैच प्लानिंग का सिंपल टूल ये है कि आपका ट्रेवलिंग टाइम बचे, उसके हिसाब से अपनी बैच प्लान। और जो छुट्टी लेके आए आर्टिकलशिप से, उनकी बहुत सिंपल प्लानिंग है, जितनी ज्यादा हो सके सब कर लो ना। एक दिन में 6-6.5 घंटे से ज्यादा की बैच हरगिज नहीं होना चाहिए, और अगर हो रही है तो एफएम छोड़ दो, क्योंकि फिर जस्टिस नहीं होगा, फिर बैच 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 हो जाएगी और घर पे नहीं पढ़ पाओगे तो एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आने वाला है, खाना पूर्ति हो जाएगी बैच की। 1:1 रूल इज द बेस्ट। जितने घंटे यहां पढ़ाई उतने घंटे घर पे, उतना तो आजकल के बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो 0.7:1, 0.8:1 ऐसा कुछ कर लो। 4 घंटे की बैच है तो 3 घंटे की घर पे पढ़ाई हो जाए 75%, बस। उससे ज्यादा बैच बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके पैसे समय सब खराब होंगे। और बैच ओवरबर्डन्ड हो रही हो आपकी अभी भी, तो एसएफएम छोड़ दो, उसकी फीस जमा कर दिए, मुझसे रिफंड लिखवा लो,
मैं नहीं चाहता कि आप ओवरबर्डन होकर के पढ़ें, उससे कोई फायदा नहीं है। 22 लाख रुपए का कंप्यूटर है, 3 साल की लाइफ है, लीज पे लिया तो 3 साल तक 5-5 लाख रुपए तो किराया लगेगा और 10% रेवेन्यू का भी देना पड़ेगा। जितना आप सेल करेंगे उसका 10% भी बतौर लीज रेंट आपको देना पड़ेगा। द एग्रीमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स एन एडिशनल पेमेंट ऑफ ₹6 लाख एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। बट आपके पास नोट्स नहीं है तो या तो किसी के नोट्स में से फोटो खींचो या फोटो कॉपी करवाओ। आज जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो सब फोटो कॉपी करा लो 2-4 पेज, बल्कि आप नोट्स ले ही लो, वो सबसे बेहतर है। तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख लीज रेंट देना है, 10% ऑफ रेवेन्यू 10% ऑफ रेवेन्यू 10% ऑफ रेवेन्यू देना है और लास्ट ईयर में एक 6 लाख रुपए का पेमेंट भी आपको करना है एक्स्ट्रा। रेवेन्यू दिए हैं, ये रेवेन्यू इसलिए नहीं दिए कि आप इनको इनफ्लो मानो, क्योंकि ये तो लीज ऑप्शन में भी इनफ्लो होंगे और ये तो लोन ऑप्शन में भी इनफ्लो होंगे, दोनों ही साइड पर इनफ्लो होना है इसमें। तो कॉमन होने की वजह से इसको आप इग्नोर कर दोगे। तो फिर ये रेवेन्यू दिए क्यों है जब इग्नोर ही करना है? तो टैक्स बेनिफिट के लिए 10% ऑफ रेवेन्यू इज टू बी पेड एज लीज रेंट। अच्छा, इसके बाद में एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 9 लाख रुपए है, तो ये तो कॉमन है, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मशीन को चलाने की कॉस्ट है, कंप्यूटर को चलाने की कॉस्ट, वो तो लीज में भी लगना है, लोन में भी लगना है, कॉमन है, इग्नोर कर देंगे। और 1 लाख फॉर स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग, बिगनिंग में लगना है, तो यार खरीद के लाओ चाहे किराए पर लाओ, स्टाफ को ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। 1 लाख भी क्या है, कॉमन, इसको भी क्या कर देंगे, इग्नोर। 16% इंटरेस्ट रेट है, लोन रीपेमेंट का शेड्यूल छाप दिया है हमारी सुविधा के लिए, तो हमारा कुछ काम कम हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है, 50% टैक्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, ऊपर सैल्वेज वैल्यू 10 लाख थी। 22 लाख का कंप्यूटर, 10 लाख की सैल्वेज वैल्यू, 3 साल की यूजफुल लाइफ, 22 माइनस 10 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 साल 4 लाख। चलो फुल स्पीड से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले लीज ऑप्शन। अगर आपको कभी स्पीड ज्यादा लगे तो क्लास में मुझे बताओ, कम लगे तो भी बताओ। देखो 5 लाख तो देना ही है और 22,50,000 का 10% भी देना है, मतलब कितना, 2,25,000। 5 लाख प्लस 2,25,000, 7,75,000। $725 होगा ना, बिल्कुल सही। दूसरे साल 7,50,000 और तीसरे साल 775 भी लगेगा और 6 लाख भी लगेगा। आप तो दोनों को ऐड करके ही लिखो, 13,75,000।
अब इसका टैक्स बेनिफिट भी लिख ही लें, लगे हाथ। ये आउटफ्लो है सारे। %50 टैक्स बेनिफिट बोलना है इसका। 3,62,500। फिर इधर 3,75,000। 6,87,000। फिर नेट कैश फ्लो भी यही आ जाएगा। 3,62,500 का आउटफ्लो, 3,75,000 का आउटफ्लो, 6,87,500 का आउटफ्लो। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 8%। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाला कांस्टेंट होता है, बाकी डिवाइड प्लस और माइनस में सेकंड वाला कांस्टेंट होता है। a इंटू बी करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा? a। और a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो a प्लस बी, और a माइनस बी, सब में b कांस्टेंट होता है। तो वही बात का फायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, 3,62,500 टाइप करिए कैलकुलेटर पर, डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू m प्लस कितना 335। ये मेमोरी में स्टोर हो गया, बाद में ऐड करने का झंझट से हम बचेंगे। अब सेकेंड ईयर के लिए चूंकि हमने डिवाइडेड बाय 1.08 करा था तो वो कांस्टेंट हो चुका है, तो 3,75,000 टाइप करिए, 2 बार इक्वल टू प्रेस करिए। भूल गए? इंदौर में ही है ना, कल लेके आओ। कितना आया? 2 बार इक्वल टू प्रेस करके 321502 और m प्लस कर लेंगे जिससे बाद में टोटल नहीं लगाना पड़े। और 6,87,500 टाइप करिए, 3 बार इक्वल टू प्रेस करिए। फाइव 457 m प्लस कर लो और फिर मेमोरी रिकॉल कर लो 1202910। ये लीज ऑप्शन, तो हम लीज ऑप्शन में तो हर बार एन्युटी से करते हैं, तो इस बार क्यों नहीं करा? क्योंकि यहां लीज रेंट हर साल अलग है ना। ये रटो मत कोई चीज को कि लीज रेंट है तो एन्युटी से कर देंगे, ये क्या बात हुई? एन्युटी है तो एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे, और डिफरेंट कैश फ्लोज है तो टेबल बना के सॉल्व करेंगे। चलो अब लोन ऑप्शन पे आ जाएं। लोन ऑप्शन में सीधे स्टेप नंबर 1 एनुअल कैश फ्लो बना लेते हैं हम। वर्किंग नोट की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ना तो इंस्टॉलमेंट निकालनी है ना लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है, वो दिया हुआ है। और WDV भी नहीं है, SLM है, तो वो आसानी से निकल आएगा डेप्रिसिएशन। ये नोट कर लिया आपने? हटा दूं? लोन ऑप्शन में ईयर 1 2 3, इसमें रीपेमेंट जो हो रहा है टोटल वो लिख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं इसको, हालांकि ये इक्वल नहीं है,
8,52,000, 11,22,000, 9,86,000. Tax benefit on interest. Tax benefit on depreciation. Net cash flow. उसकी present value at the rate of 8%. बताइए फाइनल आंसर 16,845,81, 16 लाख आ गया।
अब टर्मिनल कैश फ्लो के नाम पे तो सिर्फ सैल्वेज वैल्यू है 10 लाख की। कैपिटल गेन लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सैल्वेज वैल्यू माइनस करके ही तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था। डेप्रिसिएशन 4 लाख लिया था ना आपने, और ये 2 लाख रुपया होगा। तो स्टेप नंबर 2 टर्मिनल कैश फ्लो। इसमें 10 लाख रुपए की सैल्वेज वैल्यू है और थर्ड ईयर का फैक्टर कितना, 0.794। तो प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख 90 793,832। ये एक इनफ्लो हो गया। तो एनपीवी आ गई 890,749। आउटफ्लो तो फाइनली 8,90,749 का आउटफ्लो हो गया। और लीज ऑप्शन में क्या आंसर था, 12 lakhs। सो विच ऑप्शन इज बेटर, लोन ऑप्शन इज बेटर। चलो बोलिए, कौन सा रेट हर साल चेंज हो रहा है? हाँ, लीज रेंट। इसमें अगर ब्रेक इवन लीज रेंट हम देखो, ये तो जो दिया है वो है, लेकिन अगर लीज रेंट हम निकालेंगे तो वो हर साल फिर इक्वल आएगा। हाँ, वो अलग अलग नहीं हो। क्वेश्चन कुछ प्रोपोर्शन दे दे तो हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का लीज रेंट 1 होगा तो सेकंड ईयर का 2 होगा तो थर्ड ईयर का 3 होगा। तो इसको x, इसको 2x और इसको 3x ऐसे लेकर के हम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसमें एक एक्सपेरिमेंट मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा कहूं, ध्यान देना हाँ आप सब लोग, क्वेश्चन में देखो आप सेकेंड ईयर में कितना प्रिंसिपल रीपे हुआ है, 8,50,000। अगर मैं उसको 0 कर दूं और रैदर देन थर्ड ईयर में 17 लाख का प्रिंसिपल पे करूं, या हटाओ पूरा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, मैं तो पूरे 22 लाख रुपए थर्ड ईयर में इकट्ठे पे करूं, ऐसे केस में 22 लाख पर 16% इंटरेस्ट निकालना कितना आया, 3,52,000। देखो फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट लगा है ना। अब अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई प्रिंसिपल पे नहीं करूं और सारा प्रिंसिपल थर्ड ईयर में पे करूं 22 लाख, तो फर्स्ट ईयर में भी कितना इंटरेस्ट लगेगा, 352, और सेकेंड थर्ड ईयर में भी लगेगा 352। लिखो आप अपनी कॉपी में। लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। मैं चाहता हूं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अपने हिसाब से आप करते रहें अपने घर पर। व्हाट इफ
entire principal of rupees 22 lakhs is paid, entire principal of rupees 22 lakhs is paid at the end of third year. Is paid at the end of third year. देखो ऐसे केस में यहां क्या चेंज आएगा, ये इंस्टॉलमेंट आएगी 0 0। आपको नई टेबल बनानी है, आप उसमें मत करेक्ट करो, 22 lakhs है ना। इसके अलावा इंटरेस्ट का एक कॉलम हमको और बनाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो है मैं इधर बना देता हूं, मेरे पास वहां जगह नहीं है। इंटरेस्ट 3,52,000, इंस्टॉलमेंट नहीं, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे कर रहा हूं 0 0 22 लाख, इंटरेस्ट पे करूंगा 352 352 352। इसका 50% निकालना 3,52,000 का, 1,76,000 का इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलेगा मुझे हर साल। हाँ, अब नेट कैश फ्लो 352 का आउटफ्लो, 176 का इनफ्लो, तो नेट आउटफ्लो हो गया 176 और 2 लाख का इनफ्लो, 24,000 ना, 24,000 का इनफ्लो। निकालो नेट कैश फ्लो। $24,000 के बाद यहां कितना, 24, और यहां 21,70,000, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या वही 16,84,000 आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, बाकी लोग भी चेक करिए। इंटरेस्ट 3,52,000 का आउटफ्लो है, टैक्स बेनिफिट 1,76,000 का इनफ्लो। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ से इस व्हाट इफ का कोई कनेक्शन नहीं है, एनालिसिस है कुछ, वो मैं बताता हूं, पहले सब लोग कर लें।
आपने क्या ऑब्जर्व करा कि लोन रीपेमेंट शेड्यूल चेंज करने के बाद भी आंसर एग्जैक्टली सेम है। उसकी वजह यहां पर यह है कि हमने इंटरेस्ट 16% से लगाया, मतलब कैश फ्लो को 16% से हमने इन्फ्लेट कर दिया, फिर 50% टैक्स बेनिफिट लिया तो 8% से वापस डिफ्लेट कर दिया, तो कैश फ्लो नेट कितने बढ़े? 8%। 16 से बढ़ाया, टैक्स बेनिफिट लिया तो 8 से कम हो गए, तो नेट बढ़े ही कितने? 8%। 8% से बढ़े हुए कैश फ्लोज की हमने 8% की ही रेट से डिस्काउंटिंग कर ली, तो 8% से ही उनको फैलाया, 8% से ही उनको समेट लिया, और इसीलिए आंसर क्या हो गया? सेम। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, इस डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट को अगर मैं अलग कर दूं तो कैश फ्लो क्या बचते हैं? ऐसे केस में कैश फ्लो 176 का आउटफ्लो, फिर 176 का आउटफ्लो, और फिर 2376 का आउटफ्लो। ऐसा है क्या? डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट अलग हटा दो तो नेट कैश फ्लो ये है क्या? एवरीवन जस्ट चेक इट। बेटा ये इंटरेस्ट का आउटफ्लो और टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो करके नेट आउटफ्लो 1,76,000 हो गया, फिर 1,76,000 और फिर 23,76,000 है क्या? यस और नो? इफ यू डू नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन देन दीज आर द कैश फ्लोज। अब इसकी डिस्काउंटिंग करो एट द रेट ऑफ 8%। वापस लोन अमाउंट के बराबर आ जाओगे आप। ये एक ऐसे ही एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट है हम कर रहे हैं, और इसके थ्रू मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं कि खाली क्वेश्चन का आंसर निकाल लेने से काम नहीं होता है, आपको एनालिसिस भी करना चाहिए। पर्पस ये नहीं है कि इस एनालिसिस में मैं आपकी मास्टरी करवा दूं, नो नॉट एट ऑल। हो सकता है ये समझ में ही नहीं आया मैं जो बोल रहा हूं, मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत कुछ हो सकता है। वापस 22 लाख आ गया, कारण वही है ना, 22 लाख का लोन था, उसको 16% से बढ़ाया, हवा भरी 16%, फिर हवा निकाल दी 50% टैक्स रेट से 8%, तो 8% ही नेट बढ़ा हुआ रहा, और फिर 8% से डिस्काउंटिंग कर ली, तो वापस क्या आ गया? लोन अमाउंट। मतलब इस पूरे का शॉर्टकट क्या हो सकता है कि पूरा नाटक करो ही मत, लोन अमाउंट ले लो 22 लाख और डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट अलग से उसमें जोड़ लो, 2-2 लाख मिल रहा है ना, तो जरा वो 2 लाख की 8% से डिस्काउंटिंग करके टोटल बताओ। मेरे साथ करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 3 टाइम्स इक्वल टू GT। 1 डिवाइड बाय 1.08 3 टाइम्स इक्वल टू GT इंटू 2 लाख, 5 लाख, 515 419, और इसमें से 22 लाख माइनस कर लो, 16,845,81, वही आ गया। एक नोट लिख लो, ऐसी मैं कोई जब चीज बताता हूं ना तो कुछ बच्चों का रिएक्शन ये होता है, अरे सर बहुत जल्दी जल्दी पता नहीं क्या बता दिया। नहीं, ये मैं पढ़ाना भी नहीं चाह रहा हूं, I just wanted to demonstrate there is always something beyond the question which you can explore. लिखिए इंग्लिश, अगर डिस्काउंटिंग KD से की जाए तो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, नहीं थोड़ा चेंज,
तो लोन रीपेमेंट शेड्यूल, लोन रीपेमेंट शेड्यूल में कुछ भी चेंज कर दें तब भी फाइनल आंसर वही रहेगा। तब भी फाइनल आंसर वही रहेगा। कारण ये है ना कि 16% से इन्फ्लेट करके 8% से डिफ्लेट करके फिर 8% से फिर डिफ्लेट कर लोगे तो जहां से चले थे आप वहीं पहुंच जाओगे। लोन रीपेमेंट फिर चाहे जैसा आप चेंज कर लो, हाँ, लेकिन अगर डिस्काउंटिंग रेट केडी नहीं है, कोई और है, तब फिर ये वाला शॉर्टकट नहीं चल पाएगा। और एग्जाम में क्या सर हम ये शॉर्टकट लगा लें, इतनी सब टेबल वेबल हटा के और डायरेक्ट ऐसे कर लें क्या? नो, हरगिज नहीं। कॉपी चेकर कोई आता ही नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा, उसको तो आपको ये प्रॉपर सोल्यूशन ही देना पड़ेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। A person wishing to take on lease an office premises has been given two options by the landlord. लैंडलॉर्ड ने दो ऑप्शन दिए हैं, मतलब दोनों ही ऑप्शन लीज ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, लीज पीरियड इज 18 years एंड इनिशियल नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ ₹2 लाख। शुरुआत में आप 2 लाख रुपए दोगे। ईयरली रेंट ऑफ ₹60,000 टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% एवरी 5th year ऑफ टेनेंसी। शुरुआत में लीज रेंट 60,000 रुपए होगा और फिर 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 66,000। फिर जब 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? फिर 66,000 पर 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 72,600 एंड सो ऑन। ये 60,000 के बाद 66,000 हाँ 5th year में कि 6th year में? हाउ मेनी ऑफ यू से 5th year एंड हाउ मेनी ऑफ यू से 6th year? और बाकी लोग क्या बोलते हैं घर जाके सोचेंगे। 5th year इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां लिखा है एवरी 5th year ऑफ टेनेंसी, नॉट आफ्टर 5 year बट एवरी 5th year। सो 1 2 3 4 इट विल बी 60,000, 5 6 7 8 इट विल बी 66,000। मतलब फिर अगले 4 साल का ब्लॉक आएगा 9 10 11 12, फिर एक ब्लॉक आएगा 13 14 15 16। 4 साल के ब्लॉक होंगे, 5 साल के ब्लॉक नहीं होंगे। फिर सेकेंड ऑप्शन, ईयरली रेंट ऑफ ₹1 लाख टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% एवरी 5th year ऑफ टेनेंसी। यहां लीज रेंट 60,000 की जगह 1 लाख रुपए है, लेकिन कोई इनिशियल डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। 18% से डिस्काउंटिंग करना है। दोनों ही लीज ऑप्शन है, आपको सस्ता वाला ऑप्शन चूज करना है। क्या लगता है आप कर पाओगे इसको? कैन आई गिव इट टू यू इन होमवर्क? अगर आपको कुछ ना आए तो सबसे आसान काम, दो इट्स लेंदी बट इट इज इजी टू मेक 18 years टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक के नीचे एक लीज रेंट लिख दो। पहले 60 60 60, फिर 66, फिर 72,600 और फिर उनकी डिस्काउंटिंग कर लो। और थोड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपको आता है तो ब्लॉक बना लो। ईयर के कॉलम में 1 to 4, फिर उसके बाद में 5 to 8 9 to 12। 1 to 4 में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और 1 to 4 में, और 5 to 8 में डेफर्ड एन्युटी, 9 to 12 में डेफर्ड एन्युटी, 13 to 16 डेफर्ड एन्युटी, 17 and 18 डेफर्ड एन्युटी।
और ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, 18 साल की टेबल बना दो, थोड़ी सी मेहनत होगी, काम आसान हो जाएगा। अभी बोलो, कर दूं मैं सॉल्व? आप कोशिश करेंगे? प्लीज डोंट गिव मी एन एक्सक्यूज दैट डू यू डोंट हैव नोट्स। यू टेक ए पिक्चर, फोटो खींच लो, पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। लिखिए, अभी तक जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो सारे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से सॉल्व करें, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्या आप जानते हैं आईआरआर क्या होता है? फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन आपको क्विकली लिखवा देता हूं। लिखें, आईआरआर is the discounting rate IRR is the discounting rate at which present value of inflows is equal to present value of outflows. Present value of inflows is equal to present value of outflows. It means that at IRR, NPV is 0. At IRR, NPV is 0. इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर हो जाए तो एनपीवी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जिस रेट पर एनपीवी 0 हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? आईआरआर। प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 31,000, annual cash inflows for 4 years rupees 10,000. Calculate IRR. आपको पता है ना ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। चलो हिंट ये है कि पहला ट्रायल 10% पे करो, 10% से एनपीवी निकालो। शायद 700 रुपए के आसपास पॉजिटिव आएगी। $6.99। देखो सिंपल है, 4 साल की टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एन्यूटी से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन तो, क्योंकि हर साल कैश फ्लो एक जैसे हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 10,000 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 31,000।
क्या फैक्टर कितना है? 3.169 समथिंग है। बोलो एनपीवी कितनी आई? 699 कर दूं? ठीक है, ये तो एनपीवी पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब एनपीवी जीरो करने के लिए क्या करें? रेट को बढ़ाएं कि कम करें? देखो एक्चुअली इनफ्लो भारी पड़ रहे हैं, आउटफ्लो कमजोर पड़ रहे हैं, तो इनफ्लो को कमजोर करने के लिए रेट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 11% से डिस्काउंटिंग करो। फैक्टर कितना है 11% से? 3.102। ओहो, यहां भी लगभग थोड़ी सी पॉजिटिव आ गई। 24 रुपए पॉजिटिव। लो, जरा से ऐसे चूक गए यार, तो 12% पे कर लो फिर। फैक्टर कितना? 3.03 से माइनस -627। अब और ट्रायल करने की जरूरत है क्या? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर मिल गया। जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है, तो इसके बीच में क्या करेंगे? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आता है क्या आपको? एंड द फॉर्मूला इज लोअर रेट प्लस एनपीवी, या डिफरेंस जो भी बोल दो, एनपीवी इन केस ऑफ लोअर रेट अपॉन एनपीवी इन केस ऑफ लोअर रेट प्लस एनपीवी इन केस ऑफ हायर रेट into higher rate minus lower rate। देखो यहां पर लोअर रेट 11 और 12 के बीच करें इंटरपोलेशन, या 10 और 11? ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होना है, तो 11 और 12। लोअर रेट हो गई 11 प्लस लोअर रेट के केस में एनपीवी है 24 अपॉन 24 प्लस 627। लिसन, यहां एनपीवी फॉर्मूला में लेते समय साइन को इग्नोर किया जाता है, निरपेक्ष मान लिया जाता है। यू टेक मॉड्यूलस इन इंटरपोलेशन फॉर्मूला while taking NPV। You do not consider plus or minus sign, you simply take it as positive multiplied by 12 minus 11, 11.04। This is IRR। पता है ये 11.04% क्या बताता है? कि बिजनेस में जो हमने 31,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है और मिल रहे हैं 40,000। सुनो, 40,000 कैसे मिल रहे हैं? 10,000 4 बार।
लगाए 31, मिल रहे हैं 40, तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूरा मिल गया 31 का, और वो जो एक्सेस 9000 मिल रहा है उसको रेट के टर्म्स में बात करें तो हम कितना कमा रहे हैं, 11.04%। ये हमारी कमाई है, 11.04% पर एनम ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो ऐसा ही एक छोटा सा। कैलकुलेट IRR if initial inflow is rupees 31,000, initial inflow is rupees 31,000 and annual outflows for 4 years is rupees 10,000. हाँ, क्या लिखा आपने? एनुअल आउटफ्लोज फॉर 4 years रुपीज 10,000। बताओ IRR कितना? सेम ही तो होगा, 11.04%। फर्क बस इतना होगा कि ये पहली एनपीवी नेगेटिव आएगी, ये दूसरी एनपीवी भी नेगेटिव आएगी, और तीसरी एनपीवी पॉजिटिव आएगी। साइन पलट जाएंगे सारे, और IRR तब भी कितना आएगा? 11.04। पर अब ये IRR क्या हमारी इनकम को इंडिकेट कर रहा है? नहीं, ये IRR हमारी कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है। सर वो कैसे? अरे भाई, शुरुआत में पैसे मिले कि लगे? मिले ना। कितने मिले? मिले 31,000, और धीरे धीरे करके आपने चुका दिए कितने? 40,000, 40,000 चुका दिए, और मिले सिर्फ कितने? 31,000। ज्यादा चुका है तो जो एक्सेस पेमेंट है वो कॉस्ट है कि इनकम है? तो अब जरा दिमाग में बैठा लो, IRR केवल इनकम को इंडिकेट नहीं करता है, IRR कॉस्ट को भी इंडिकेट करता है। वो कैश फ्लो पैटर्न पर डिपेंड करता है। शुरू में लगा है और बाद में ज्यादा मिले, इनकम। शुरू में मिले और बाद में ज्यादा चुका दिए, तो कॉस्ट। इसीलिए लीज ऑप्शन में हम IRR की बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालते तो आपको आश्चर्य होता कि लीज ऑप्शन में IRR की बात क्यों चल रही है। IRR तो इनकम को बताता है। नहीं, IRR कॉस्ट को भी बताता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही या तो ध्यान से सुन लो या रफ में कहीं लिख लो। अगर 50-50 हजार रुपए के 4 साल तक आउटफ्लो हो, क्या बोला? 50-50 हजार के 1 से लेके 4 साल तक आउटफ्लो हैं, कैलकुलेट IRR। जल्दी करो। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ही है। 50,000 के 4 साल तक आउटफ्लो IRR निकालना है, जल्दी करो। मत करो बेटा, इसका IRR कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। IRR वो रेट है जिसपे इनफ्लो आउटफ्लो आपस में बराबर हो जाए। आप अगर केवल आउटफ्लो दिए हैं तो आप IRR कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए लीज ऑप्शन और लोन ऑप्शन का IRR कैलकुलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि लीज में नेट केवल आउटफ्लोज हैं, और लोन में भी नेट ब्रॉडली आउटफ्लोज ही हैं। तो इन दोनों ही ऑप्शन का आप IRR कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा तो ही IRR निकाला जा सकेगा। वो चेंज मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू।